सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब सेल क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है, सेल इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड कैन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लाइफ। अब जो सेल है ना, सेल क्या है, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, और पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फंक्शन करने के लिए भी हेल्प करता है। इसीलिए सबसे छोटा यूनिट है और इसी से सब कुछ बना हुआ है, इसी की वजह से सब फंक्शन कर रहा है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इसलिए सेल को स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो सेल है इसका स्ट्रक्चर कैसा है ये हमें देखना है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इस सेल की, सेल के स्ट्रक्चर्स की, ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको बहुत सारे सेल्स के शेप्स दिए गए हैं, जैसे कि पॉलीगोनल, ओवल, ट्रायंगुलर, कोनिकल, कॉलमनार, रेक्टेंगुलर, स्फेरिकल वगैरह वगैरह, ये सारे शेप्स है, ओके। और यहाँ पे जस्ट बताया है कि हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज़ कर सकते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ कर सकते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप का यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग रेंज के सेल्स को देखने के लिए। जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप से हम लोग 50 to 100 टाइम्स जूम करके देख सकते हैं, कंपाउंड को 1000 टाइम्स जूम स्ट्रक्चर देख सकते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप से बहुत ही छोटे पार्टिकल्स को देख सकते हैं, सेल्स को देख सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम लोग 5 लाख टाइम्स हम लोग जूम करके देख सकते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, और नीचे यहाँ पे आप लोगों को हर एक रेंज के सेल की साइज़ दी गई है, जैसे 1 मिलीमीटर, 100 न्यूक्रोमीटर एंड ऑल, सारे रेंज के आप लोगों को यहाँ पे सेल की साइज़ दी गई है, ओके। सो अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इस पैराग्राफ में कहा गया है, तो हम लोग देखते हैं वो क्या है। सेल साइज़ वैरीज ग्रेटली इन वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब सेल की साइज़ वैरी करती है, हमें पता है, किसी एनिमल सेल, प्लांट सेल, कुछ प्लांट्स बड़े होते हैं, उनके सेल्स बड़े होते हैं, किसी एनिमल्स में छोटे होंगे, किसी एनिमल्स में बड़े होंगे, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, तो सेल्स की साइज़ जो है वो हमेशा चेंज। और नीचे आप लोगों ने जैसे देखा कि यहाँ पे सेल की अलग अलग साइज़ भी दी गई है, ओके। तो अभी सम ऑफ देम आर नॉट विजिबल टू नेकेड आई, तो हम लोग अपनी आँखों से किसी किसी सेल्स को नहीं देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सेल्स बहुत ही छोटे होते हैं। सम आर बेयरली विजिबल वाइल सम आर मैक्रोस्कोपिक, कुछ हम लोग बहुत ही कम विजिबल होते हैं, थोड़े बहुत दिखते हैं हमें, कुछ ही ऐसे जो अच्छे से दिख सकते हैं, और कुछ ना मैक्रोस्कोपिक। दो चीज़ होती है, मैक्रोस्कोपिक जो बड़ा होता है, मैक्रोस्कोपिक जो छोटा होता है वो माइक्रोस्कोपिक, ओके। The smallest cell size can be in mycoplasm, bacterial cells, while the largest cell are seen in ostrich egg, longest cells are nerve cell। तो ये सारे कुछ सेल्स है जिनके बारे में उन्होंने यहाँ पे कहा, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट सेल जो है ना, उसकी जो साइज़ है वो 0.3 न्यूक्रोमीटर इतनी होती है, और ये स्मॉलेस्ट सेल आप लोगों को माइकोप्लाज्म में देखने के लिए मिलेगा, ओके। ये पहली बात कही है उन्होंने। दूसरा बताया बैक्टीरियल सेल के बारे में इन्होंने बात की है, जिसकी साइज़ 3 to 5 न्यूक्रोमीटर है। बाद में लार्जेस्ट सेल कौन है, ऑस्ट्रिच का एग है ना, उसका सेल लार्जेस्ट होता है, जिसकी साइज़ 15 सेंटीमीटर कितनी होती है। और लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, नर्व सेल। तो ऐसी कुछ चीज़ें दी, आपको पूछ सकते हैं कि स्मॉलेस्ट सेल की साइज़ क्या है, किस में देखने मिलता है। तो ये सारे 1 आंसर क्वेश्चन में, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें तो आपको याद रखनी, ओके। अब ना पहले सेल की थ्योरी दी गई थी, जो सेल की थ्योरी थी ना, श्वान और शेल्डन ने दी थी, और इन्होंने इस थ्योरी में ना ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि न्यू सेल्स कैसे बने, लेकिन उन्होंने ये बताया कि सेल्स एग्जिस्ट करते हैं, सेल से ही प्लांट और एनिमल्स बने हैं, और इनके अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ये सारी चीज़ें इन्होंने बता दी थी सेल थ्योरी में, लेकिन ये नहीं बता पाए थे कि नए सेल्स कैसे बने। तो फिर बाद में आए हमारे रुडोल्फ विर्चॉ ने क्या किया, पहली बार उसने बताया कि सेल डिवीजन से नए सेल बनते हैं। जो पुराने सेल्स है ना, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, इनका क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, और इसी से न्यू सेल्स बनते हैं। और ये थ्योरी इसने 1855 में दी गई थी, ओके। और इसने एक टर्म भी दिया, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूलेई। इसका मतलब ही ये है कि जो न्यू सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बने हुए हैं और कुछ नहीं, ठीक है। अब इसने क्या किया, इस सेल थ्योरी जो श्वान और शेल्डन ने दी थी ना, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया, मतलब कि थोड़े से चेंजेस लाए, और चेंजेस लाने के बाद वो बन गई मॉडर्न सेल थ्योरी। तो इस सेल थ्योरी में क्या क्या था वो हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, पोस्टुलेट्स ऑफ मॉडर्न सेल थ्योरी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं, सेल से बने। फिर लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो भी सेल्स अभी लिविंग में है वो किससे बने हैं, उनके पहले प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से, मतलब पहले सेल से नए वाले सेल्स बनते हैं, ऐसा, ओके। फिर नेक्स्ट क्या है, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही है जो मैंने एक्सप्लेन किया था। टोटल एक्टिविटीज़ ऑफ सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो एक सेल जो काम कर रहा है ना, वही काम पूरे ऑर्गेनिज्म करे। मान लो जैसे ह्यूमंस में किडनी का सेल,
ठीक है। तो एक किडनी का सेल जो काम कर रहा है वही तो पूरा ऑर्गन, पूरा किडनी काम करेगी ना, तो सेम होता है उनका फंक्शन। यही बात वो लोग यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं पोस्टुलेट क्या है। सेल शो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। सेल क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सेल्स कंटेन न्यूक्लिक एसिड। सेल में क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड, जैसे डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो ये लोग बोल रहे हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए आरएनए को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ये या तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं या तो साइटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर ये न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते या तो सेल में या तो साइटोप्लाज्म में या तो न्यूक्लियस में, कहीं भी हो सकते हैं। और ये न्यूक्लिक एसिड कौन है, डीएनए और आरएनए। इतना ही उन्होंने बताया। ये पोस्टुलेट्स क्या है, मॉडर्न सेल थ्योरी में ये सारे स्टेटमेंट्स दिए गए, तो इनको हम लोग पोस्टुलेट्स कहते हैं। तो मॉडर्न सेल थ्योरी के ये सारे पॉइंट्स है। आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मॉडर्न सेल थ्योरी में क्या है, तो आप लोग इनका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो ऊपर का पार्ट नहीं पढ़ा है वो हम लोग देखते हैं अभी। यहाँ पे नो द साइंटिस्ट में आपको मैथिस शेल्डन ने प्लांट्स पर काम किया, फिर उसने क्या बताया। फिर थियोडर श्वान ने किस पे काम किया, एनिमल सेल्स पे काम किया, तो उसने क्या बताया, उसने मेम्ब्रेन के बारे में बताया। उसके बाद प्लांट्स किससे बने, प्लांट्स के प्रोडक्ट्स से बने। ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे जस्ट बताई है, जो भी उन्होंने एक्सप्लेन किया था। बाकी अगर ये नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, ये एग्ज़ाम्स में नहीं पूछते। ओके, जस्ट फॉर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये चीज़ें दी गई। अब देखते हैं ये टर्म क्या है, टोटीपोटेंसी। आप लोग जानते हो टोटीपोटेंसी क्या होता है। टोटीपोटेंसी मतलब ना एक ऐसी कैपेसिटी, एक ऐसा पोटेंशियल है सेल के अंदर कि वो खुद को डिवाइड कर सकता है, डिफ्रेंशिएट कर सकता है। ठीक है, और दूसरे टाइप के सेल बना सकता है, और ऐसे ही करते करते वो पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है। तो जो भी ऐसे सेल्स है जिनके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो खुद को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और दो नए सेल बन जाए, फिर ये दो वापस से और दो बनाएंगे, ये वाला वापस दो और बनाएगा। तो पहली बार में एक ही सेल था, सेकेंड स्टेज में हमारे पास दो सेल, और थर्ड स्टेज में हमारे पास 4 सेल्स होते हैं। तो ऐसे करते करते पूरा बड़ा सा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, जिसमें छोटे 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 बहुत सारे सेल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी टर्म को हम लोग टोटीपोटेंसी बोलते हैं। जो भी सेल अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर सकता है और दूसरे टाइप के सेल्स बना सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं टोटीपोटेंसी। जब ये इमेच्योर होते हैं ना सेल्स, तो ही ये टोटीपोटेंट होते हैं। एक टाइम के बाद ये सेल्स की कैपेसिटी लूज हो जाती है। ठीक है, अ सेल इज टोटीपोटेंट बिकॉज इट हैज़ एंटायर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स न्यूक्लियस। अब ये टोटीपोटेंट क्यों है, मतलब ये नया सेल क्यों बना सकता है, क्योंकि ये जो सेल है ना, सेल के अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। अभी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए अगर ये नया सेल भी बना रहा है ना, तो उसमें भी ये जेनेटिक चीज़ें ट्रांसफ़र कर देगा, तो इससे पूरा ऑर्गेनिज्म बन सकता है। एम्ब्रियोनिक एनिमल सेल्स आर टोटीपोटेंट टर्म्ड एज स्टेम सेल्स। तो उन्होंने ये बताया है कि एनिमल सेल, जैसे कि ह्यूमंस, मान लो ह्यूमन भी एक एनिमल सेल्स है, एनिमल सेल से बने। तो जब ह्यूमंस एम्ब्रियो वाली स्टेज में होते हैं ना, तब उनके सेल्स जो है वो टोटीपोटेंट होते हैं, और उन सेल्स को हम लोग स्टेम सेल्स कहते हैं। स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स है जो कि टोटीपोटेंट होते हैं, मतलब कि डिवाइड होकर पूरा ऑर्गन बना सकते हैं। इसीलिए ना इसका बहुत ज़्यादा मेडिकल एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा काम है कि अगर किसी को भी डिसीज़ हुआ, किसी का ऑर्गन ख़राब हो गया, तो उसके उस एक स्टेम सेल से पूरा ऑर्गन जनरेट कर सकते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स बना सकते हैं और उसके बॉडी में स्टोर कर सकते हैं। और ऑब्वियसली उसी इंसान का स्टेम सेल है, तो उसके जो भी बॉडी है उसको जल्दी से एक्सेप्ट कर लेगी, रिजेक्ट नहीं करेगी। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है ऑर्गन ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होने का। बहुत सारे डिसीज़ेस में ये हेल्पफुल होता है। लेकिन इसके लिए आपके बचपन में जब आप लोग पैदा होते हो, तभी ये स्टेम सेल्स, अम्बिलिकल कॉर्ड होता है ना, जो पाइप होती है मदर और बेबी को ज्वाइन करती है, अम्बिलिकल कॉर्ड, उसमें ये स्टेम सेल्स होते हैं। तो उनमें से हमें निकाल के स्टोर करके रखना होता है, जब आपको लाइफ में कभी भी ज़रूरत पड़े तो। लेकिन उसकी कुछ चार्जेस होते हैं, तो जो अफोर्ड कर सकता है वो रखता है। ठीक है, तो ऐसे सेल्स को हम लोग स्टेम सेल्स कहते हैं। यही आगे देखते हैं और क्या कहा है। काइंड ऑफ सेल्स के बारे में बात करते हैं अभी। काइंड ऑफ सेल्स मतलब कि कितने तरह के सेल्स हैं। तो 2 तरह के सेल्स होते हैं, प्रोकार्योट्स, यूकार्योट्स। मे बी आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। अभी प्रोकार्योट्स क्या होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर जो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल होता है, और यूकार्योट्स क्या होते हैं, इनके पास जो ऑर्गेनाइजेशन है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। अब प्रोकार्योट्स के अंदर मेन फीचर ऐसा है कि इसके पास ना जो भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ये सारी चीज़ें अच्छे से नहीं होती। मतलब कि क्या, जो न्यूक्लियस है ना वो वेल डिफाइंड, मतलब कि इतना अच्छा सब कुछ है, वेली डेवलप्ड है, ऐसा नहीं होता, थोड़ा बहुत डेवलप्ड है, ऐसा होता है। ठीक है, और दूसरा उसके जो भी ऑर्गेनेल्स, मतलब ये सेल है, सेल के अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं उनको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो इन ऑर्गेनेल्स के अराउंड प्रोटेक्टिव कवरिंग भी नहीं होती है प्रोकार्योट्स में। ओके, और वही बात करेंगे यूकार्योट्स, तो उसके पास न्यूक्लियस जो है बहुत ही
मस्त बना हुआ होता है और मेम्ब्रेन्स भी प्रेजेंट होते हैं उसके ऑर्गेनेल्स के बाहर। ओके, तो देखते हैं हमें प्रोकार्योट सेल्स के बारे में इन लोग ने और क्या कहा है। द सेल इज प्रोकार्योट शो फॉलोइंग मेन फीचर, इसके नीचे दिए हुए मेन फीचर्स है। केमिकली कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव सेल एनवेलप, तो ये जो सेल है ना, सेल के अराउंड एक कवरिंग प्रेजेंट है जो कि इस पूरे सेल को क्या कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। ओके, लेकिन इसके पास न्यूक्लियस के अराउंड या उसके अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स है उसके अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं। ओके, नेक्स्ट देखते क्या बोला है। अब इसके सेल एनवेलप के बारे में बताएं कि सेल एनवेलप जो है, मतलब मैंने बोला सेल के अराउंड जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको हम लोग सेल एनवेलप कहते हैं। ठीक है, ये सेल एनवेलप जो है ना वो 3 लेयर्स से बना हुआ है। तो अब देखते हैं 3 लेयर्स कौन कौन से हैं। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स सबसे आउटवर्ड्स होता है, फिर उसके अंदर होती है सेल वॉल और उसके अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसे 3 लेयर्स से पूरा सेल एनवेलप बना हुआ है। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है उसके बारे में अभी पहली बात कर रहे हैं हम लोग। अब ये तीनों के बारे में ना धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात करें। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो स्लाइम लेयर हो सकती है या तो कैप्सूल की तरह हो सकता है। मतलब कि एक तो लूजली शीट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा या तो वो कैप्सूल की तरह टफ होगा। आपको यहाँ पे कैप्सूल दिख रहा होगा, ठीक, तो कैप्सूल की तरह एक तो टफ होता है या तो लूज शीट प्रेजेंट होती है। बैक्टीरिया जो है वो हम लोग अच्छे से देख सकते हैं जब वो लोग स्टेन हो जाए। मतलब कि कुछ बैक्टीरिया कलरलेस होते हैं या कलर होता भी है तो थोड़ा इनविजिबल ही होता है ह्यूमंस के आइज़ के लिए। तो अगर हम लोग उसको एक स्टेनिंग दे दें, मतलब कि कुछ कलर दे दें, तो कलर देने से वो क्या हो जाएगा, स्टेन हो जाएगा। और कोई भी चीज़ को अगर हम कलर दे रहे तो हमें अच्छे से नज़र आता है ना, तो वो अच्छे से हमें दिखेगा। तो यही बता रहे हैं कि हम स्टेन कर सकते हैं, स्टेन करने के बाद बैक्टीरिया अच्छे से नज़र आते हैं। द मोस्ट फॉलोड स्टेनिंग मेथड इज़ ग्राम स्टेन। सबसे ज़्यादा फॉलो किया हुआ मेथड स्टेनिंग में है ग्राम स्टेन। अब ग्राम स्टेनिंग क्यों बोला है, क्योंकि ये ग्राम साइंटिस्ट है हांस क्रिश्चियन ग्राम, तो इन्होंने ये ग्राम स्टेनिंग वाली मेथड दी थी। और इन्होंने क्या किया, जो सेल वॉल है ना ये जो है पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन से बना होता है। ठीक है, अब हम लोग ने पढ़ा था ग्लाइकोकैलिक्स कैसा होता है, एक तो स्लाइम लेयर होती है, एक तो कैप्सूल लाइक होता है। अब दूसरा था सेल वॉल जो मिडल में होता है। अब ये जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन से बना हुआ होता है। ठीक है, अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स और म्यूरिन है ना, सॉरी पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये जो पेप्टिडोग्लाइकन है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और म्यूरिन जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अब ऐसा क्यों ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव मतलब कि ना अगर हम लोग ने किसी बैक्टीरिया पे वो स्टेन डाला या फिर वो कलर डाला और उसने वो स्टेन ऑक्यूपाई कर लिया, मान लो एक बैक्टीरिया कलरलेस, मैंने उस पर रेड कलर का स्टेन डाला और वो पूरा बैक्टीरिया मुझे रेड कलर, मतलब वो क्या है, उसने वो स्टेन ले लिया, ऑक्यूपाई कर लिया, तो वो मुझे रेड कलर का दिख रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। वही मान लो मैंने एक सेल लिया, उसके अंदर मैंने ग्रीन कलर का स्टेनिंग डाला और उसने ग्रीन कलर नहीं लिया, अभी भी मुझे वो मान लो येलो ही दिख रहा है, ग्रीन नहीं दिख रहा है। ठीक, तो मैं उसको क्या बोलूँगी, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, तो ऐसे 2 टाइप्स की बैक्टीरिया। तो पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो स्टेनिंग ले लेता है इसलिए पॉजिटिव, म्यूरिन जो है वो स्टेनिंग नहीं लेता है इसीलिए नेगेटिव। ओके, इट गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल। तो सेल वॉल का काम क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, मतलब कि टफनेस, स्टिफनेस या ताकत प्रोवाइड करना उसके पूरे स्ट्रक्चर को। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहा है। आगे ये कह रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब ये सेल मेम्ब्रेन कहाँ से आ गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, दोनों ही एक चीज़ है। वो कहाँ होती है, सबसे इनर साइड होती है। सेल एनवेलप 3 लेयर से बनी है, सबसे बाहर जो है वो ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, जो सेकेंड लेयर है वो है सेल वॉल और जो थर्ड लेयर है वो क्या है, मेम्ब्रेन। तो अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो या सेल मेम्ब्रेन बोलो, दोनों ही एक ही चीज़ है। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मतलब क्या, कि लिपिड्स होते हैं ना, लिपिड मतलब कि फैट होता है। ओके, तो ये ऐसे फैट होंगे, ऐसे फैट्स की पूरी लेयर होगी और इसके ऐसी ही सेम लेयर नीचे होगी। ठीक है, तो ऐसी 2 लेयर्स होती है, इसलिए इनको हम लोग बाइलेयर कहते हैं। फॉस्फोलिपिड, फॉस्फो मतलब फॉस्फेट होता है इनके अंदर और ये लिपिड से बनी हुई लेयर होती है, इसको हम लोग फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बोलते हैं। तो ऐसा उनका कुछ स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन का। ओके, ऑल दिस स्ट्रक्चर गिव प्रोटेक्शन टू सेल एंड एब्जॉर्ब ऑल्सो हेल्प इन इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, इसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है और इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट मतलब कि मान लो 2 सेल्स है, तो 2 सेल में अगर कुछ एक्सचेंज करें, जैसे 2 कंट्री में एक्सचेंज होता है ना, तो वैसे ही 2 सेल में अगर कुछ एक्सचेंज करना है तो उसमें हेल्प करती है। या फिर तो अब बैक्टीरिया जो है वो कभी कभी मोटाइल होते हैं। अब मोटाइल का मतलब क्या है
कि वो लोग मूव कर सकते हैं बैक्टीरिया, तो उन बैक्टीरिया को हम लोग मोटाइल मतलब मूवमेंट, ठीक है। तो अब ये जो मोटाइल बैक्टीरिया है उनके पास क्या होता है जो वो मूवमेंट कर सकते हैं, उनके पास सीलिया और फ्लैजेला होता है। अब ये सीलिया और फ्लैजेला जो है ये इनके सरफेस पे मिलते हैं हमें, और इससे हमें पता चलता है कि वो क्या है, मोटाइल बैक्टीरिया। अब सीलिया कैसा दिखता है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया जाएगा, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, तो इनको हम लोग सीलिया बोलते हैं, ओके। और कभी कभी ऐसे जो बड़े लॉन्ग स्ट्रक्चर होते हैं ना, कभी 2 होते हैं, कभी 3 होते हैं, इस 2-3 ही होते हैं, ये जो सीलिया है वो बहुत सारे होते हैं, तो इनको हम लोग फ्लैजेला कहते हैं, ओके। तो अभी देखते हैं आगे उन्होंने क्या कहा है फ्लैजेला और सीलिया के बारे में। दोनों ही कैसे मूव करते हैं, रोटेटरी मूवमेंट से, और इनके पास क्या होती है, एक बेस बॉडी होती है जिसकी हेल्प से वो लोग मूव कर सकते हैं। और इनके पास और भी पार्ट्स होते हैं जैसे फिलामेंट और हुक। तो इनके पास 3 पार्ट होते हैं, एक फिलामेंट होता है, एक हुक होता है और एक बेस बॉडी होती है, ठीक है। इस तरह से ये लोग अपना रोटेटरी मूवमेंट करते हैं, ओके, जिसकी वजह से पूरा बैक्टीरिया मोटाइल होता है। सम अदर सरफेस प्रोजेक्शंस आर ट्यूब्यूलर, पिलाई एंड फिमरे। कुछ और भी चीज़ें होती हैं पिलाई और फिमरे, लेकिन ये मूवमेंट में हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन कुछ और काम के लिए हेल्प करते हैं। जैसे कि फिमरे क्या करता है, क्लिंगिंग टू सपोर्ट। किसी भी बैक्टीरिया को अगर किसी दीवार पे या किसी वॉल पे या कहीं भी चढ़ के ऐसा रहना है, वहाँ पे हैंग होके रहना है, या उस सरफेस से, और जो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल सरफेस है, सॉरी वर्टिकल सरफेस है, उस पर उसे स्टिक रहना है। मान लो ये ऐसी वॉल है, उस पर इस बैक्टीरिया का ऐसा ही रहना है, तो वो क्या करता है, फिमरे की हेल्प से वहाँ पे चिपक जाता है, ठीक है। और वही पिलाई की हेल्प से वो क्या कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है इंटरसेल। मैंने बोला ना 2 सेल के बीच में कुछ एक्सचेंज होता है, तो वो कम्युनिकेट भी करते हैं ना, तो ये कम्युनिकेट करने में ये हेयर्स जो है वो हेल्प। मान लो ऐसे 2 सेल्स है, इनके ऊपर छोटे छोटे ऐसे पिलाई निकले हुए हैं, तो पिलाई एक दूसरे के सरफेस के पास जा रहे हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। द सेल मेम्ब्रेन शोज इन फोल्डिंग्स कॉल्ड मीसोसोम्स। ये जो सेल मेम्ब्रेन है, मान लो ये था ग्लाइकोकैलिक्स, इसके अंदर कौन सी लेयर थी, सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर क्या थी, मेम्ब्रेन। और मान लो ये मेम्ब्रेन, तो ये जो मेम्ब्रेन है ना वैसे सीधी नहीं होती, वो ना ऐसे अंदर की तरफ ऐसे कुछ फोल्ड्स बना लेती। ये फोल्ड्स कैसे दिखते हैं, मान लो ऐसा सेल एनवेलप है, तो इसके अंदर ये ऐसे ऐसे कुछ फोल्डिंग्स बना लेती है, और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं, इसको मैं बोलूँगी मीजोसोम्स। इस पार्ट को मैं मीजोसोम बोलूँगी। लेकिन क्या होता है, ये इसके बाहर की जो ग्लाइकोकैलिक्स है या फिर सेल वॉल है वो एज इट इज़ रहती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेम्ब्रेन जो है वो ऐसी इनर साइड कुछ फोल्डिंग्स बना लेती है, जिसको हम कहते हैं मीजोसोम्स, ठीक है। मीजोसोम्स क्या करते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन में, सेलुलर रेस्पिरेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, ये सारे फंक्शंस में उसको हेल्प करती है, ठीक है। कुछ बैक्टीरियाज के पास ना फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया होता है, और इनको हम लोग क्रोमैटोफोर बोलते हैं। मतलब कि इनके कहने का क्या मतलब है कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ना, उनके अंदर ये जो इनर फोल्डिंग्स बन रही होती है, इनके अंदर ना यहाँ पे पिगमेंट स्टोर होता है। क्या स्टोर हो जाता है, पिगमेंट्स क्या है, जैसे कि मान लो ग्रीन कलर का पिगमेंट है, तो वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। ये पिगमेंट स्टोर होने की वजह से हम लोग इसको और अलग नाम दे रहे हैं, जो कि है क्रोमैटोफोर्स, ओके। दे कैरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, मैंने बोला ना उनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। द साइटोप्लाज्म कंटेन्स डेंस पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स हेल्पिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो अभी ना साइटोप्लाज्म के पास है ना, ये जो सेल है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें ना ये छोटे राइबोसोम्स होते हैं। अभी राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज मतलब कि प्रोटीन बनाते हैं, ओके। अब ये जो राइबोसोम्स है वो 2 तरह के होते हैं, एक 70S एक 80S होता है, ठीक है। मोस्टली अभी ये जो प्रोकार्योटिक सेल है उसमें सिर्फ और सिर्फ 70S टाइप के राइबोसोम्स ही मिलते हैं। अब ये जो 70S टाइप का राइबोसोम है ना वो 2 यूनिट से बना होता है, एक बड़ा एक छोटा। तो ये जो बड़ा यूनिट है वो 50S है, और ये जो छोटा यूनिट है वो 30S है, और इन दोनों से मिलकर कौन बना है, 70S बना है, ओके। अब ये जो 70S वाला जो राइबोसोम है, इसके बाद एंडिंग में S क्यों लिखा है, ये इस S का मतलब होता है सेप्टेम्बर यूनिट। ये क्या बता रहे हैं हमें, सेडिमेंटेशन रेट बता रहे हैं, राइबोसोम कितने टाइम में सेडिमेंट होता है ये बताता है, और S मतलब कि सेप्टेम्बर यूनिट है, ओके। अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा तो आगे भी राइबोसोम ये टर्म डिटेल में आने वाला है, हम वहाँ पे पढ़ेंगे, वहाँ पे मस्त अच्छे स्ट्रक्चर्स भी दिए गए हैं, ओके। सो देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे डायग्राम दिया है जिसमें आप लोग कुछ लेयर्स देख सकते हो, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोसोल मतलब ही साइटोप्लाज्म होता है, कैप्सूल ऑफ स्लाइम लेयर, कैप्सूल ऑफ स्लाइम लेयर मतलब ही ग्लाइकोकैलिक्स, हमने पढ़ा था ना ग्लाइकोकैलिक्स 2 लेयर की हो सकती है, स्लाइम या फिर कैप्सूल लाइक, ठीक है, वो है। देन सेल वॉल प्लाज्मा में साइटोसोल प्लाज्मिड होता है, एक डीएनए लाइक मटेरियल प्रोकार्योट के अंदर। फिर राइबोसोम है, फूड ग्रैन्यूल्स है, फ्लैजिलम है, पिला है और क्रोमोसोम्स है, ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिए गए हैं, ओके। आगे देखते हैं फिर क्या दिया है।
अब हम लोग बात करेंगे यूकारियोटिक सेल की और यूकारियोटिक सेल के हर एक कंपोनेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है अपना कंपोनेंट्स। अभी देखते हैं यूकारियोटिक सेल के बारे में क्या दिया। अब उन्होंने कहा है यूकारियोटिक सेल जो है वो ऐसा सेल है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और ऐसे सेल्स को ही हम लोग यूकारियोटिक सेल बोलते हैं। अब एक होता है प्रोकारियोटिक सेल और मान लो एक होता है यूकारियोटिक सेल। तो ये है हमारा यूकारियोटिक सेल और ये हमारा प्रोकारियोटिक सेल। तो अभी क्या होता है ना, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के और यहाँ पे भी न्यूक्लियस है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस के अराउंड कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती है, ओके। और यहाँ पे न्यूक्लियस के अराउंड प्रोटेक्टिव लेयर होती है। तो जिस भी सेल के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड ये प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट है उसको हम लोग यूकारियोट बोलेंगे और जिसके अंदर नहीं होती उसे हम लोग प्रोकारियोट बोलेंगे, ओके। अब आगे देखते हैं। द सेल एग्जिस्ट प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, ओके। तो इस सेल के अंदर ना ऐसे ऑर्गेनेल्स के अराउंड भी, यहाँ पे न्यूक्लियस था मान लो, तो यहाँ पे जो भी ऑर्गेनेल्स हैं उनके अराउंड भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है फॉर प्रोटेक्शन, ओके। सो ऐसे सेल्स कौन से होते हैं? प्रोटिस्टा के सेल्स, एनिमल्स के सेल्स, प्लांट्स के सेल्स, फंजाई के सेल्स, सारे ही मोस्टली यूकारियोटिक सेल्स होते हैं। तो यूकारियोटिक सेल जो है इनके पास अलग अलग शेप्स है, अलग साइज़ है, अलग साइकोलॉजी, मतलब अलग अलग फंक्शंस होते हैं और अलग अलग तरह के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये लोग बने हुए होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर कुछ साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स होते हैं। साइटोप्लाज्म तो एक ही होता है लेकिन ऑर्गेनेल्स बहुत सारे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और एक ट्रू न्यूक्लियस। तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर होती है यूकारियोटिक सेल के अंदर।